Hello, dear viewers. Welcome back to our channel. I hope you all are really doing well. आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैब असिस्टेंट एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का लेक्चर 5 जो कि हमने स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट के लिए। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्यूबिक पैकिंग के बारे में सीखा था, डिफरेंट पैकिंग के बारे में सीखा था, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में सीखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होते हैं आपके पास में। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में बनते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, और इसको एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिए। यहाँ से आपका इस फॉर्म से काफी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बेसिकली डेंसिटी क्या होती है आपकी? डेंसिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से। तो डेंसिटी होती है आपकी मास पर यूनिट सेल, मास पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम पर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगर हम लोग मास की बात करें तो क्या होगा? Z इंटू एटॉमिक वेट, Z यानी जो कंट्रीब्यूशन था हर एक एटम यूनिट सेल पे, और वॉल्यूम क्या होगा? N Z बाई N इंटू वॉल्यूम तो आपका V रहने वाला है। ठीक है, तो डेंसिटी को हम लोग पूरा फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं? Z इंटू मोलर मास अपॉन N इंटू V, मतलब A क्यूब है ना। A क्यूब यानी वॉल्यूम, A क्यूब यानी वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इस इक्वेशन के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस करना है। तो n क्या है यहाँ पे आपका? n इज योर एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। a क्यूब क्या है पास में? एज लेंथ जो होगी, और z जो होगा, जैसे अगर मान लो सिंपल क्यूबिक है तो z आपका उसके लिए क्या होगा? 1 होगा। pcc अगर आपका, तो उसके लिए z क्या होगा आपके पास? 2 होगा। उस तरीके से जो fcc है उसके लिए z क्या होगा आपके पास में? 4 होगा। तो ये आपके पास में z की वैल्यूज हैं, इसके बेस पर हम क्या करेंगे? डेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास में वो ये है कि कॉपर हैज the FCC crystallattice assuming radius कितना assume करें हम लोग? 130 पिकोमीटर। कितना assume करें हम लोग? 130 पिकोमीटर। और एटम कौन सा आपका? कॉपर का। तो एटॉमिक मास कितना होगा कॉपर का? 63.5 इसका कॉपर का एटॉमिक मास होता है। ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें? आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द length of the unit cell of copper, what is the length of the unit cell of copper। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है इसमें what is the volume of unit cell। ठीक है, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है C, how many atom belong to the unit cell। to the unit cell। चौथा जो है आपको D इसमें फाइंड आउट करना है आपको डेंसिटी ऑफ कॉपर। क्वेश्चन पढ़िए कि उसने क्या लिखा हुआ है आपका कि कॉपर हैज द एफसीसी। तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करने के बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने बोल रखा है आपका कॉपर हैज द एफसीसी क्रिस्टलाइटिस। एफसीसी बोला तो जेड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4। जेड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4। तो यानी हाउ मेनी आइटम बिलोंग टू द यूनिट सेल, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4। दूसरा उसने बोला कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ कॉपर, और साथ में दे क्या रखा है? रेडियस दे रखा है। रेडियस आपको दे रखा है 130 पिकोमीटर। तो अगर रेडियस आपको 130 पिकोमीटर दे रखा है तो एफसीसी के लिए होता है a/2√2, r इसका √2 a/4 भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। r इसका होता है √2 a/4 या √2 a/2√2। √2 a/4 यानी क्या हो जाएगा आपके पास में? √2 इंटू 4 इंटू 130। ये किस में आएगा बच्चों? ये आएगा आपका पिकोमीटर में। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.67 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये करीब आपका आंसर आएगा, यानी पिकोमीटर में जो आंसर आएगा दैट विल बी 367.64 पिकोमीटर आपका आंसर आएगा। ये आ रहा है।
तीसरा आप ये हो गया आपके पास में, तीसरा दूसरा आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है आपका ए क्यूब, तो ए क्यूब यानी 3.67 into 10 to the power minus 8 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 49.43 into 10 to the power minus 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सी आपके पास में तो ये वॉल्यूम आपका फाइंड आउट हो गया, सी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आपको निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, z डेंसिटी इज इक्वल टू z इनटू m अपॉन na इनटू a क्यूब। ठीक है, na इनटू a क्यूब। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें z की वैल्यू, तो z कितना आपके पास है, z इज योर 4, m क्या पे एटॉमिक मास जो होगा आपका दैट इज 63.5 और डिवाइडेड बाय na यानी एवोगाड्रो डिजिट 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23। और आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम है ये निकाल दिया आपने 49.43 इनटू द पावर माइनस 24। ठीक है, ये फाइंड आउट आप कर चुके हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली तो आपका 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेशन में आंसर आपका इस तरीके का। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि आपके पास में जब आंसर दूर दूर दिए होते तो उसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, 4 है 50 के करीब मान लेता हूँ, मैं 6 को मान लेता हूँ, तो 6 10 या 10 करीब है और ये 10, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 9 पॉइंट समथिंग के तरीके से आता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट करेंगे तो 9 से थोड़ा सा कम आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकालने का एक तरीका होता है, वो ये कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेकर करें तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, क्योंकि टाइम कम रहता है। तो अप्रोक्सीमेशन कितना अच्छा कर लेंगे आप, उतना ईजिली क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, it is that a metallic element exist as cubic lattice। किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक लैटिस की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, each edge has a unit cell, each edge of the unit cell is 2.88 armstrong, is 2.88 armstrong। कितना दे रखा है आपको, 2.88 armstrong दे रखा है। the density of metal is 7.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास में डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो हाउ मेनी यूनिट सेल्स are present in 100 ग्राम ऑफ मेटल। 100 ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन में दे देता हूँ आपके पास में, एक दे रखा है 6.85 इंटू 10 टू द पावर 2, बी दे रखा है आपके पास में 5.82 इंटू 10 टू द पावर 23, सी दे रखा है आपके पास में 4.37 इंटू 10 टू द पावर 5 और डी आपको दे रखा है 2.12 इंटू 10 टू द पावर 6। ये आपके पास में ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन को लगाइए और फिर देखिए आप लोग का ऑप्शन सही आता है गलत आता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी 5.82 into the power 23 होगा। तो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखें तो एक मेटालिक एलिमेंट है जो कि एक क्यूबिक लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोगों को पता नहीं है कौन सा है वो, एफसीसी बीसीसी है, सिंपली उसने क्या बोला आपका क्यूबिक लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ बता रहा है। ठीक है, each edge of the unit cell is 2.88 armstrong। आपके पास में एज लेंथ दे रखी है दैट इज योर 2.88 armstrong। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये बोल रहा है आपका कि द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी भी बता रखी है। और दूसरा आप हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मेटल, 100 ग्राम में कितने यूनिट सेल आपके प्रेजेंट होंगे। तो इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से जा सकते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। देखो कैसे, तो देखना यहाँ पे ध्यान देना बेटा। अगर आप लोग को देखें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होगा आपका दैट विल बी ए क्यूब, और ए की वैल्यू दे रखी है 2.88 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी हम बोल सकते हैं 2.88 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब ये है। इसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो इट विल बी अराउंड 23.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल के आएगा। दूसरा अगर हम बोलेंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम मेटल, तो ये तो एक ये क्या निकल गया, ये वॉल्यूम निकल के आया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम मेटल दे रखा है उसने, तो 100 ग्राम मेटल का वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी कितनी है आपके पास में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना होगा इसमें 100 अपॉन डेंसिटी दे रखी है 7.20। ये भी ग्राम में और ये भी किसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा आपका लगभग 13.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। एंड थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल आपको फाइंड आउट करनी है। तो 100 ग्राम के मेटल की डेंसिटी ये निकल के आ गई और एक यूनिट सेल की डेंसिटी कितनी इतनी है। और ये वॉल्यूम आपका निकल के आ गया किसमें, ये वॉल्यूम आपका निकल के आ गया आपके पास में एक यूनिट सेल की वॉल्यूम ये निकल के आ गया और एक पूरे 100 ग्राम का वॉल्यूम निकल के आ गया। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अरे समझो इस चीज को, कैसे समझोगे आप लोग, देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम दे रखा है ये, ठीक है, और 100 ग्राम के मेटल का वॉल्यूम ये हो गया। तो अगर हमें एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है तो इतने का मैं निकाल सकता हूँ, कैसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल उससे निकल जाएंगे आपकी। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेंगे आपकी, नंबर ऑफ यूनिट सेल होगी आपकी जो आपके पास में 13.9 100 ग्राम के उसका डेंसिटी आई है अपॉन एक यूनिट सेल की डेंसिटी 23.9 10 टू द पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर गया तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 5.8 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल। इतनी यूनिट सेल्स आपकी प्रेजेंट होंगी किसमें 100 ग्राम के मेटल में। तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी, आप इसको और तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका, बट वो काफी लेंथी हो जाएगा पेपर के फॉर्मेट से, वो उतना ज्यादा हम लोग वो डिटेल में नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या आपके पास में, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड इज 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या उसमें डेंसिटी दे दी, ठीक है। व्हाट इज द एज लेंथ, व्हाट इज द एज लेंथ, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर लगाइए क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकता है, वो क्या, डायमेंशन ऑफ क्यूब भी पूछ सकता है ना। तो डायमेंशन यानी एज लेंथ के टर्म में आपके पास में ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। आप लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे, एज लेंथ निकालनी है। तो एज लेंथ के लिए फॉर्मूला, तो डेंसिटी किसके बराबर होता है, z into m अपॉन डेंसिटी इक्वल टू z into m अपॉन n into a क्यूब। अब यहाँ पे देखिए उसने हिंट दे दिया है NaCl। तो NaCl के लिए याद रखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FCC लैटिस होता है। NaCl के लिए जो आपके पास में FCC लैटिस होता है। तो डेंसिटी हम लोगों को दे रखी है, मास हमें पता है NaCl का कितना होगा, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग NaCl का मास, देखो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है हमारे पास में 23 और क्लोरीन का कितना 35.5, यानी कितना निकल गया 68.5 ग्राम। ये क्लोरीन का NaCl का हमारे पास में क्या निकल गया है, सॉरी 58.5, 68.5, इट इज 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो अगर हम लोग देखें Z आपको पता है कि 4 होगा, आप A क्यूब निकालेंगे तो A क्यूब कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए Z की वैल्यू कितनी होगी 4 और मोलर मास जो है 58.5 डिवाइडेड बाय Na यानी 6.023 × 10⁻23 और इनटू A क्यूब क्या होगा आपके पास में, A क्यूब आप ऊपर लेके और डेंसिटी नीचे लिया है, तो डेंसिटी कितना है उसमें 12.6। ओके, तो सिंपल आपके पास में फॉर्मूला जनरेट हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपके पास में जो आंसर आएगा लगभग वो निकल के आएगा आपका 5.64 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये चीज है आपके पास में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिल्वर क्रिस्टलाइजेस, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास इसी सीरीज में वो ये है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस, इट्स डेंसिटी एंड एटॉमिक मास आर 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट द यूनिट सेल एज। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एक्चुअली एज लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे एज लेंथ। तो आपके पास में डेंसिटी भी दे रखी है और इसका वो भी क्या दे रखा है, इसके साथ में आपके पास में यहाँ पे वो भी दे रखा है इसका मतलब मोलर मास भी दे रखा है। तो इससे आपको फाइंड आउट करना है। FCC लैटिस बोलते तो Z की वैल्यू कितनी जाएगी 4 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, उसमें डेंसिटी कितनी जाएगी 4 आएगी। तो डेंसिटी क्या हो गई आपके पास में Z into m अपॉन Na into A क्यूब। ठीक है, और A क्यूब कितना होगा आपके पास में Z यानी 4 और मोलर मास कितना होगा उसमें 108 अपॉन Na की वैल्यू 6.023 × 10⁻⁷
23 और डेंसिटी कितना है आपके पास में, डेंसिटी जो दे रखा है वो है 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जब लिख दिया इसने तो इसका मतलब जो आपके पास में ए क्यूब की जो वैल्यू आएगी यानी ए की जो यूनिट आएगी दैट विल बी इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर आपका यूनिट में इसमें फंसा सकता है। तो अगर आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आपका इसमें जो आंसर आएगा दैट विल बी 4.08 × 10⁻8 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, और इसको हम लोग लिखना चाहे तो 4 जो आपके पास में आर्मस्ट्रॉन्ग है तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻10 क्या होते हैं 8 सेंटीमीटर होते हैं, यानी आप लिख सकते हो 4.08 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थे आपके पास में बेसिक क्वेश्चन और ज्यादा इससे बाहर इसने ये आपके जाएंगे नहीं। ठीक है, कुछ एक जो स्ट्रक्चर्स है लैटिसेस है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, किसका कौन सा लैटिस होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछे गए। तो याद रखना आप लोग बेटा कि जो NaCl है NaCl को हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, रॉक सॉल्ट होते हैं और इसके केस में आपके पास में जो स्ट्रक्चर होगा लैटिस का दैट वुड बी FCC। कौन सा लैटिस होगा आपका, FCC यूनिट सेल होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके पास में जो सोडियम आयन है वो आपके पास में ऑक्टेट्राइडल वॉइड्स में होंगे। ठीक है, और क्लोरीन आपके लैटिस पॉइंट्स में होंगे। तो इस तरीके से याद रखना आप लोग लिखना चाहो तो जैसे और भी एग्जांपल लिखना चाहो तो देखो ऐसे मोस्ट ऑफ जितने भी हैलाइड्स होते हैं जैसे आपका NaI हो गया, RBI हो गया, KCl हो गया है ना, RBF हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, तो ये मोस्टली आपके कैसे हैं FCC लैटिस के। CSCl की बात करूं मैं सीजियम क्लोराइड की तो इट इज योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। कैसा होता है आपका बॉडी सेंटर्ड होता है, यानी सीजियम आयन जो होगा आपका बीचों बॉडी के बीचों बीच होगा और क्लोराइड आयंस को सराउंड कराएंगे। नेक्स्ट है आपके पास में जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के केस में जिंक सल्फाइड की दो फॉर्म होती है, वुडजाइड फॉर्म होगी आपके जो जिंक सल्फाइड आपके पास में इसकी दो फॉर्म जनरली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका जो लैटिस होता है डायमंड टाइप का भी पाया जाएगा। ठीक है, डायमंड टाइप का भी इसमें पाया जाएगा। अदर फॉर्म भी होती है जिंक सल्फाइड की बट दोज आर वेरी टिपिकल फॉर्म दैट यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट मच। अगर कोई पूछेगा तो डायमंड टाइप आपका इसमें पाया जाएगा। तो डायमंड टाइप में क्या होगा आपके पास में जिसको हम लोग जिंक ब्लेंड की फॉर्म में भी बोलते हैं ना, तो अगर ये डायमंड नहीं ज्यादा मोस्टली डायमंड फॉर्म होती है, डायमंड लैटिस होता है इसका। ठीक है, डायमंड फॉर्म लैटिस होगा इसका। और अगर कोई पूछे आपसे तो जनरली क्या होगा कि जिंक ब्लेंड फॉर्म की फॉर्म में जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसके स्ट्रक्चर का हम लोग जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर में हम लोगों को जाना नहीं है, इतना हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, बस दो तीन है इनको आप लोगों को कॉमनली याद रखना है कि कौन सा किसका कितना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज डिफेक्ट्स। ओके, एंड डिफेक्ट्स क्या होता है आपके पास में, डिफेक्ट इज इम्परफेक्शन। डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है आपका इम्परफेक्शन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम्पल बहुत है आपके पास में। ठीक है, तो डिफेक्ट का मतलब क्या आपका इम्परफेक्शन इन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। एक ऑर्डर्ड अगर लैटिस का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है और उसमें कोई इम्परफेक्शन आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में ये डिफेक्ट आपके टेम्परेचर बेस्ड होते हैं, रेडिएशन और टेम्परेचर बेस्ड होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट होने पर भी क्या बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक होगी बात। तो इम्परफेक्शन जो होती है दो तरीके से होती है। ये चार्ट आपको बना लीजिए आप लोग, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट से ही बेस्ड आपके सारे मोस्ट ऑफली क्वेश्चन आएंगे। दो क्लासेस में क्लासिफाइड है, एक तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, एक तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। ठीक है, और दूसरा आपके पास में एटॉमिक इम्परफेक्शन और पॉइंट डिफेक्ट। एटॉमिक इम्परफेक्शन और पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अगर हम इसमें देखें पॉइंट डिफेक्ट के अंदर में फिर से तीन फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा आपके पास में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा आपके पास में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
ठीक है। एंड थर्ड वन इज योर, थर्ड वन जो है आपके पास में इम्प्योरिटी डिफेक्ट, प्योरिटी, ठीक है। फर्दर जो है बेटा आपका जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये आपकी मेनली आपको इन तीनों को पढ़ना है ना। तो फर्दर अगर हम लोग बात करें इन तीनों का क्लासिफिकेशन देखिए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को देखिए, अगर हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को देखें तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपके पास में कौन कौन से आते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट आता है एक तो आएगा वैकेंसी डिफेक्ट। अब एक आइडियल अरेंजमेंट में चेंज आना डिफेक्ट है, तो आइडियल अरेंजमेंट में चेंज कैसे भी आ सकता है? हैमरिंग कर दो तब आ जाएगी, ठीक है। रेडिएशन दे दो, है ना। एनएसीएल में आप देखते होंगे वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हो सकता है और पूरे लैटिस में भी, लाइन पर भी हो सकता है, तो अलग अलग फिर उसमें हो रहते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, इसी में क्या होता है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट। और इसमें होता है आपके पास में फ्रैंकल डिफेक्ट, ओके। नॉन स्टोकियोमेट्रिक की बात करें तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक में आप कहेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो आएंगे दैट विल बी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक आएगा आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक जो आएगा बच्चों आएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो इसमें से जो आपके पास में आपको ये मेनली आपको पढ़ते हैं इस तरीके से। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो डिफेक्ट्स हैं आपके उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया सॉलिड स्टेट के अंदर में, वो है डिफेक्ट्स को लेकर के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, इसमें एनसीईआरटी को भी आप साथ ही साथ रीड कीजिए, वैसे एनसीईआरटी पूरी मैंने आपको इलैबोरेट कर दी है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से हम वो समझा दिए पूरी की पूरी, ठीक है। तो हार्डली आपका एक लेक्चर और रह जाएगा जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को और डिफेक्ट्स को वाइंड अप करेंगे, देन आपका सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर्स को देखिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।